अरे ओ रघु, क्या दिमाग घर छोड़ आए हो? इन गीली लकड़ियों का मैं क्या करूंगा? अरे तुम फिर आ गई पानी लेने। पहले हम अपना बाल्टी भरेंगे, फिर तुम भरना। मुझे लगता है हमारा घर ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तुम जैसे गरीब के पास क्या ही कीमती सामान होगा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मोहनपुर में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। रघु अपने गांव का सबसे गरीब इंसान माना जाता था। वो रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। जितनी कमाई होती उसी से दोनों का गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। रघु के पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं था। वो एक पुराने और टूटे फूटे कच्चे घर में रहता था, जिसकी दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर की मरम्मत करवा सके, इसलिए कभी कभी वो खुद ही मिट्टी लगाकर दीवार ठीक करता था। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। गरीबी के कारण गांव वाले उन्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते थे। उनके कपड़े देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते थे। गांव में सिर्फ एक ही कुआं थी, उसी से सभी लोग पानी भरते थे। लेकिन अगर रघु या कमला वहां पानी लेने पहुंच जाते तो लोग उन्हें डांटकर भगा देते। अरे तुम फिर आ गई पानी लेने। पहले हम अपना बाल्टी भरेंगे, फिर तुम भरना। कमला चुपचाप सब सह लेती और कुछ नहीं कहती। सबके जाने के बाद वो चुपचाप पानी भरती और उदास मन से घर लौट आती। घर आकर कमला ने रघु से कहा, हमारी क्या गलती है? क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है? रघु ने उसे समझाते हुए कहा, कमला, चिंता मत करो, एक दिन यही लोग हमें इज्जत देंगे। रघु बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता था। बरसात का मौसम था। एक रात अचानक तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रघु का कच्चा घर जोर जोर से हिलने लगा। उसे डर लगने लगा कि कहीं छत गिर न जाए। कमला घबराकर बोली, मुझे लगता है हमारा घर ज्यादा देर नहीं टिकेगा। हम अपने जरूरी सामान को एक बोरे में भरकर तुम्हारे चाचा के घर रख देते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, जल्दी करो। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान एक बोरे में भरा और चाचा के घर की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में रघु और कमला अपने चाचा के घर पहुंच गए। रघु ने दरवाजा खटखटाया। चाचा, दरवाजा खोलिए। चाचा ने दरवाजा खोला और चाचा ने गुस्से से बोले, इतनी रात को क्यों आए हो? रघु ने हाथ जोड़कर कहा, बारिश बहुत तेज है, घर टूट सकता है। मैं बस अपना कीमती सामान यहाँ रखना चाहता हूँ। चाचा ने गुस्से में कहा, तुम जैसे गरीब के पास क्या ही कीमती सामान होगा। और मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर रघु और कमला का दिल टूट गया। दोनों चुपचाप वापस अपने घर लौट आए और पूरी रात जागकर अपने सामान की रखवाली करते रहे। सुबह तक बारिश रुक चुकी थी, लेकिन बारिश के कारण जंगल की सारी सूखी लकड़ियां गीली हो चुकी थीं, जिसके कारण कई दिनों तक रघु को कोई काम नहीं मिला। धीरे धीरे कई महीने ऐसे ही गुजर गए। एक सुबह कमला ने रघु से चिंतित होकर कहा, अजी सुनते हो, अगर यूं ही बारिश होती रही तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? फिक्र ना करो भाग्यवान, मैं जंगल से लकड़ियाँ काट लाता हूँ। उनकी बिक्री से जो 4 पैसे आएंगे, उनसे चूल्हा जलने का इंतजाम हो जाएगा। इतना कहने के बाद रघु बिना एक पल गवाए कुल्हाड़ी उठाकर तेजी से जंगल की ओर निकल पड़ा। पूरे दिन कड़ी धूप में उसने पसीना बहाया और जी तोड़ मेहनत करके लकड़ियां काटी। जब शाम ढली तो रघु लकड़ियों का गट्ठर लादकर बाजार पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो सेठ हरीलाल की दुकान पर गया, सेठ की नजर उन लकड़ियों पर पड़ी। लकड़ियां अभी भी ताजी और गीली थीं। उन्हें देखते ही सेठ हरीलाल का चेहरा बिगड़ गया और उसने लकड़ियां खरीदने से साफ मना कर दिया। अरे ओ रघु, क्या दिमाग घर छोड़ आए हो? इन गीली लकड़ियों का मैं क्या करूंगा? इन्हें चूल्हे में डालोगे तो आग से ज्यादा धुआं निकलेगा। ग्राहक मुझे गालियां देंगे या तुम? जाओ, पहले इन्हें सुखा कर लाओ। गीली लकड़ी का मोल मुफ्त के बराबर भी नहीं होता। आज एक धेला भी नहीं मिलेगा। सेठ की कड़वी बातें सुनकर रघु का चेहरा उतर गया। दिन भर की थकान और भूख अब उसके शरीर पर भारी पड़ने लगी थी। उसने एक बार फिर कोशिश की। पर सेठ जी, सारा दिन जंगल में खपाया है, तब जाकर ये लकड़ियां हाथ आई हैं। घर में चूल्हा जलने की आस में बच्चे राह देख रहे होंगे।
आप कुछ तो कम दाम दे दीजिए, पर खाली हाथ मत भेजिए। सेठ हरीलाल गुस्से में झिड़कते हुए, अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे? व्यापार धंधा है, कोई खैरात की दुकान नहीं। ये गीली लकड़ियां लकड़बग्घे भी नहीं छुएंगे। ले जाओ इन्हें यहां से, वरना अगली बार सूखी लकड़ियां भी नहीं खरीदूंगा। सेठ हरीलाल की कड़वी और अपमानजनक बातें रघु के कानों में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ रही थीं। थकावट से चूर और टूटे हुए मन के साथ रघु ने गीली लकड़ियों का वो भारी गट्ठर फिर से अपने कंधे पर उठाया और भारी कदमों से अपने सूने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में बस यही चिंता थी कि वो कमला को क्या जवाब देगा। जैसे ही वो घर की चौखट पर पहुंचा, कमला की नजर उसके खाली हाथों पर पड़ी। सुबह से आस लगाए बैठी कमला की आंखों की चमक पल भर में ओझल हो गई। रघु को बेबस और खाली हाथ खड़ा देख कमला का गला रुंध गया। उसने दीवार का सहारा लिया और सिसकते हुए कहा, आज भी खाली हाथ लौट आए रघु? क्या आज भी बाजार में हमारे पसीने की कोई कीमत नहीं पड़ी? चूल्हा सुबह से ठंडा पड़ा है और घर के बर्तन भी खाली हैं। मैंने सोचा था आज तुम आओगे तो कुछ दाना पानी नसीब होगा, पर नसीब को तो कुछ और ही मंजूर है। क्या हमारी पूरी जिंदगी इसी गरीबी और फटेहाली में कट जाएगी? दिन रात जंगल में हड्डियां गलाने के बाद भी अगर 2 वक्त की सूखी रोटी न मिले तो ऐसी जिंदगी का क्या मोल? बताओ रघु, आज की रात ये भूख कैसे कटेगी? हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखना होगा। आज वक्त हमारे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम आज डटे रहें तो कल का सूरज हमारे लिए भी कामयाबी लेकर आएगा। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही मेरी असली ताकत है। सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। रघु ने बड़ी ही आत्मीयता और धैर्य के साथ कमला को समझाया। उसकी बातों में वो भरोसा था जिसने कमला के मन की उथल-पुथल को शांत कर दिया। अंततः दोनों एक नई उम्मीद के साथ गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह अभी सूरज की पहली किरण भी ठीक से जमीन पर नहीं उतरी थी कि रघु की आंख खुल गई। मन में संकल्प और कंधों पर जिम्मेदारी लिए वो चुपचाप उठा और जंगल की ओर निकल पड़ा। सन्नाटे को चीरती हुई उसकी पच्चाप और पक्षियों की चहचहाहट के बीच रघु तेजी से आगे बढ़ रहा था। अभी वो आधे रास्ते ही पहुंचा था कि अचानक सामने से आते एक परिचित चेहरे को देखकर उसके कदम ठिठक गए। वो उसका पुराना और परम मित्र बिरजू था। रघु ने बिरजू को देखकर आश्चर्य से कहा, अरे बिरजू भाई, आज कुछ खास है क्या जो तुम आज गांव की ओर खींचे चले आ रहे हो? नहीं रघु भाई, बस सिर्फ गांव में थोड़ा सा काम है मुखिया जी से, इसीलिए मैं आज गांव आया हूँ। रघु ने बिरजू से उसके काम के बारे में पूछा। अभी तुम किसके पास काम कर रहे हो बिरजू भाई? रघु भाई, सच कहूँ तो जब से मैं गांव छोड़कर शहर आया हूँ और प्रेमलाल सेठ के पास काम करने लगा हूँ, मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। सेठ जी का लकड़ियों का बहुत बड़ा व्यापार है और मैं वहीं उनके पास ही रहता हूँ। यकीन मानो, प्रेमलाल सेठ बहुत ही नेक और अच्छे स्वभाव के इंसान हैं। हाँ बिरजू भाई, आज के समय में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। आजकल तो हर कोई बस अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। लोग अपने से छोटों को इज्जत देना तो जैसे भूल ही गए हैं। वैसे रघु भाई, इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल पड़े? यार, तुमने तो अभी तक बताया भी नहीं कि कहाँ जा रहे हो। अरे क्या बताऊं बिरजू भाई, इस गरीबी में दिन रात खून पसीना एक करके जंगल से लकड़ियां काटता हूं, फिर शाम को उन्हें बाजार ले जाता हूं, पर वहां भी फूटी कौड़ी नहीं मिलती। खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। वहां कमला राह देख रही होती है, पर जब मुझे खाली हाथ देखती है तो उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। अंत में हम दोनों को निराशा और भूख के साथ ही सोना पड़ता है। रघु की आंखों में नमी देख बिरजू का दिल भर आया और उसने रघु से कहा, ये तो बहुत दुख की बात है रघु भाई, पर तुम फिक्र मत करो। अगर तुम कहो तो मैं सेठ प्रेमलाल जी से बात कर सकता हूँ। अगर तुम लकड़ियां उनके पास ले जाओगे तो मैं उनसे कहकर तुम्हें अच्छे दाम दिलवा दूंगा। इससे तुम्हारा गुजारा और घर का खर्च अच्छे से चल सकेगा। तभी रघु ने बड़े उत्साह के साथ बिरजू से कहा, हाँ बिरजू भाई, तुम एक बार सेठ जी से बात करके तो देखो। अगर सेठ जी लकड़ियां लेने के लिए राजी हो जाते हैं तो मैं रोज उनके पास अपनी लकड़ियां पहुंचा दिया करूंगा।
बस तुम उनसे कहकर मुझे अच्छे दाम दिलवा देना। बिरजू ने मुस्कुराते हुए रघु को यकीन दिलाया और कहा, हाँ रघु भाई, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी सेठ जी के पास ले चलता हूँ। मैं तुम्हारे सामने ही उनसे सारी बात कर लूंगा और तुम भी खुद उनसे मिल लेना। चलो अभी चलते हैं। इतनी बात होने के बाद मन में एक नई उम्मीद लिए रघु और बिरजू तेजी से सेठ प्रेमलाल की दुकान की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर के सफर के बाद दोनों प्रेमलाल की दुकान के सामने खड़े थे। बिरजू को इतनी जल्दी वापस आया देख सेठ प्रेमलाल दंग रह गए और बोले, अरे बिरजू, तुम तो अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से निकले थे और इतनी जल्दी वापस भी आ गए। क्या गांव में तुम्हारा सारा काम निपट गया जो इतनी जल्दी लौट आए? और सुनो, ये अपने साथ तुम किसे लेकर आए हो? नहीं नहीं सेठ जी, मैं गांव जा ही रहा था कि रास्ते में मुझे मेरा ये दोस्त रघु मिल गया। इसने मुझे बताया कि ये जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता है। तभी मैंने इसे सुझाव दिया कि अगर तुम मेरे सेठ जी को लकड़ियां बेचोगे तो वे तुम्हें इसके अच्छे दाम भी देंगे। यहाँ और भी बहुत से लोग अपनी लकड़ियां लाते हैं और सेठ जी के व्यवहार से हमेशा खुश रहते हैं। प्रेमलाल मुस्कुराए और बोले, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया बिरजू। और रघु, अगर हो सके तो कल से ही लकड़ियां ले आना। मैं उन्हें अच्छे दामों में खरीद लूंगा, जिससे तुम्हारा गुजारा भी अच्छे से हो सकेगा। ये सुनकर रघु और बिरजू की खुशी का ठिकाना न रहा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रघु जंगल की ओर चल दिया। वहां दिन भर लकड़ियां काटने के बाद शाम को वो उन्हें लेकर सेठ प्रेमलाल की दुकान पर पहुंचा। रघु को देखते ही सेठ प्रेमलाल बहुत खुश हुए और उससे बोले, आओ रघु, तुम आ गए। जो लकड़ियां साथ लाए हो उन्हें जरा उस तरफ रख दो और यहाँ आकर अपनी मजदूरी ले जाओ। रघु ने लकड़ियों का गट्ठर एक ओर रखा और सेठ प्रेमलाल से उनके बदले पैसे लिए। उन पैसों को लेकर वो तुरंत बाजार गया और अपने घर के लिए जरूरी राशन खरीदा। फिर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। वो रोज जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर लाता और उन्हें सीधे सेठ प्रेमलाल के पास ले जाता। सेठ जी भी उसकी मेहनत का सम्मान करते हुए उसे लकड़ियों के सही दाम दे देते, जिससे रघु के घर का खर्च आसानी से चल जाता था। इसी तरह रघु और कमला का जीवन बड़ी ही खुशी और संतोष के साथ बीतने लगा। मेहनत और ईमानदारी ने उनके छोटे से घर को खुशियों से भर दिया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी मजबूर व्यक्ति की लाचारी का फायदा नहीं उठाना चाहिए और ना ही उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना चाहिए। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के कठिन समय में उनका सहारा बने।